नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी ब्रेक के। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं। नासिक में पीएम मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार का बिगुल फूंकते हुए राम मंदिर को लेकर दावे करने वालों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रभु राम का वास्ता देकर कहा कि बयान बहादुर सुनवाई में अड़ंगा न डालें, क्योंकि देश को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। भगवाधारियों के रेप में शामिल होने के बयान के बाद चौतरफा घिरे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल में पोस्टर लगा दिए गए, जिसमें उन्हें मंदिरों में प्रवेश न देने की मांग उठाई गई। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने असम में एनआरसी की लिस्ट से कई वैध नागरिकों के बाहर होने पर चिंता जताई। और एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया 1 अक्टूबर से भारतीय वायुसेना की कमान संभालेंगे। जम्मू कश्मीर में सेना ने 9 जिंदा मोर्टार नष्ट कर दिए। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मेढर सेक्टर में सेना ने पाकिस्तान की ओर से दागे गए 120 mm के 9 जिंदा मोर्टार को ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया। यूपी के मुरादाबाद में आईजी ऑफिस में सांप के आने से हड़कंप मच गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट की मदद से पकड़ा गया। ये निकलो यार, आ जाओ। मुंबई की रानी के नाम से मशहूर आरजे मलिश्का ने एक बार फिर एक वीडियो बनाकर मुंबई में गड्ढों से लोगों को होने वाली परेशानी को लेकर बीएमसी पर निशाना साधा। यूपी के सहारनपुर में पिछले 10 दिनों में कॉलेज ट्रांसफर की मांग को लेकर धरना दे रहे मेडिकल छात्रों ने सड़क पर लोगों के बूट पॉलिश कर प्रदर्शन किया और महज 10 रुपए में बूट पॉलिश करवाने के नारे लगाए। 10 रुपए में 10 रुपए में पॉलिश कर रहे सड़कों पर, डॉक्टरों को बचाइए, हमारे साथ आइए। यूपी के मेरठ में लालकोटी थाना इलाके में जीआईसी की छात्राओं का बीच सड़क पर मामूली सी बात पर मारपीट का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें छात्राएं एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचती हुई नजर आईं। राजस्थान के बयाना में एएसआई जगदीश सागर का एक बुजुर्ग को सरेआम सड़क पर थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो गया। खास बात यह है कि इस घटना के दौरान पीछे बाइक पर एक पुलिस वाला भी मौजूद था। यूपी के प्रयागराज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में कई रिहायशी इलाके पानी में डूबे नजर आए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक युवक अपने पिता के इलाज के लिए पैसों की मांग को लेकर एक टावर पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने लगा, जिसके बाद मौके पर पहुंचे इलाके के लोकसभा सांसद इम्तियाज जलील ने उसको मदद का भरोसा देकर नीचे उतारा। अरे सगळेजण आले, आता प्रशासनाचे अधिकारी आले, खासदार आलेले, सगळे आमदार आलेले, कोण म्हणते काम बघतो तो। यूपी के झांसी में एक बैल की मौत के बाद उसके मालिक ने बैल का अंतिम संस्कार किया और प्रयागराज में पिंडदान के बाद उसकी 13वीं के मौके पर पूरे गांव को भोजन कराया। फ्रांस की राजधानी पेरिस की सीन नदी में बबल के आकार की नई इको फ्रेंडली वाटर टैक्सी का ट्रायल किया गया। डिजाइनरों को उम्मीद है कि सीबल्स कही जा रही इस टैक्सी को अगले साल लॉन्च किया जा सकता है। वाराणसी में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटने पहुंचे जिलाधिकारी एक दीवार के साथ नीचे गिर पड़े। हालांकि इस हादसे में उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन देखिए कैसे एक दीवार के पीछे से लटककर डीएम सुरेंद्र सिंह राहत सामग्री पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान एनडीआरएफ का एक जवान भी उनकी मदद कर रहा है, लेकिन शायद दीवार कमजोर थी और वो भरभराकर पूरी की पूरी नीचे गिर गई, जिसकी वजह से डीएम भी दीवार के साथ नीचे गिर पड़े। हालांकि गनीमत रही कि नीचे एनडीआरएफ की नाव खड़ी हुई थी, जिससे डीएम नाव पर गिरे और उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन नाव पर ईंटें गिरने की वजह से उसमें बैठी बच्ची को चोट लग गई और वो रोने लगी। एक बार फिर देखिए कैसे डीएम दीवार के साथ भरभराकर नीचे गिर पड़े, की वजह से उसमें बैठी बच्ची को चोट लग गई और वो रोने लगी।
बार फिर देखिए कैसे डीएम दीवार के साथ भरभरा कर नीचे गिर पड़े। इस बीच डीएम खुद जल्दी से खड़े हुए और नाव से जल्दी जल्दी ईंटें निकालकर बाहर फेंकने लगे। जानकारी के मुताबिक दीवार के नीचे खड़े एक एनडीआरएफ के जवान को काफी चोट आई है, क्योंकि सारी ईंटें उसके सिर पर गिरी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे पहले डीएम ने बाढ़ पीड़ितों को अपने हाथों से खाने पीने की चीजें बांटी। इस दौरान प्रशासन बाढ़ के बीच घिरे लोगों को वहां से जल्द निकल जाने की सलाह देता दिखाई दिया। और निकल जाओ अब यहाँ से, अगर रास्ता हो तो निकल जाओ, अभी बढ़ेगा। इस दौरान डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाने का दावा किया। साथ ही दलील दी कि प्रशासन दिन रात उनकी मदद में जुटा है। जब से पानी का जलस्तर गंगा जी में और वरुणा में बढ़ा है, जिससे लगातार जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है लोगों को राहत पहुंचा रहा है। बाढ़ राहत शिविर चालू हैं और ये जो बोट है जिसमें एनडीआरएफ की बोट है, पुलिस की बोट है, बाकी किराए की बोट है, प्लस कुछ नाविक संगठनों ने जो बोट दी है, ये लगातार लोगों को ऐसे इलाकों से जिनमें पानी भर गया है, जो रिस्की है, उनसे लगातार उनको निकाल रही है और निकाल के राहत शिविरों में ले जा रही है। दरअसल वाराणसी में विकराल रूप ले चुकी गंगा अब खतरे के निशान को पार कर गई है। लगातार बढ़ोतरी के बाद गंगा का जलस्तर खतरे के निशान 71.26 मीटर से हर घंटे 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले दिन वाराणसी के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। इस बीच इंडिया न्यूज वाराणसी में प्रशासन की ओर से बनाए गए एक राहत शिविर पहुंचा और जानने की कोशिश की कि कैसी सुविधा वहां रखे गए लोगों को दी जा रही है। यहाँ पे बाढ़ शिविर है, आप देख सकते हैं कि बाढ़ राहत शिविर में तमाम लोग अपने गृहस्थी को लेके, या ये कहा जाए कि उन चीजों को लेके यहाँ पे आप पहुंचे हैं जिनकी उन्हें रोज तलब होती है। ये गलियारा है, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। प्रशासन की ओर से चिकित्सा सुविधा के लिए 2 लोगों को नियुक्त किया गया है। कल प्रशासन द्वारा जो दिया गया है वो ये पैकेट लोगों को बांटा गया, और इस पैकेट की जो चीजें हैं, इन पैकेट में जो चीजें दी गई हैं वो आटा, चावल, चना, अरहर का दाल, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया, इन चीजों को लिया गया है। और इसके अलावा यदि देखा जाए, ये लिस्ट के अलावा यदि बात करें तो ये लाई है खुले में, और ये 10 किलो आलू दिया गया है। इस बीच खाने पीने की चीजें पाकर बाढ़ पीड़ित राहत शिविरों में संतुष्ट दिखाई दिए। 3 दिन से भूखे प्यासे घर में पड़े थे। फिर एक जने गया, कहा दादी आप इतना तकलीफ उठा रहे हैं, चलो हमारे यहाँ, ये लेके आए। तो कल ये सब गल्ला मिला। क्या मिला आपको अभी? ये आटा है, चावल है, दाल है, चीनी, मसाला, तेल, सब चीज। यहाँ आके आप संतुष्ट हैं? जरूर, बहुत संतुष्ट है। हालांकि माना जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते तक वाराणसी में बाढ़ की यही हाल रहने वाले हैं, लेकिन इन हालातों से निपटने के लिए प्रशासन इसी तरह अलर्ट रहने के दावे करने में जुटा है। प्रयागराज में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। बाढ़ के कारण शहरी इलाकों और कई गांव में पानी घुसने लगा है। इस वजह से हजारों घर डूब गए हैं, जिसके बाद बाढ़ का नजारा कैसा दिख रहा है आप ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में देखिए कैसे एक हवाई सर्वे से साफ नजर आ रहा है कि कई इलाके पूरे के पूरे बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। जो इलाके डूब चुके हैं वो एक टापू जैसे नजर आ रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना में आई भयंकर बाढ़ के बाद पानी देखिए कैसे रिहायशी इलाकों में घुस गया। सड़कें और रास्ते पानी में डूबने की वजह से कई जगहों पर लोगों का संपर्क बाकी जगहों से कट गया, जिससे 5 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई और पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि वहां आबादी वाले इलाकों में नावें चल रही हैं। बाढ़ के हालातों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई घर पूरी तरह से पानी में समा गए। हालांकि प्रशासन बाढ़ से लोगों को निकालने के काम में जुटा हुआ है, लेकिन कई जगह लोग बाढ़ का पानी छंटने का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए ये लोग नावों पर ही जीवन यापन कर रहे हैं। जी हाँ, नाव पे तो है इस समय, और पानी की स्थिति बाढ़ खतरे के निशान से बढ़ भी गया है और बाढ़ आने की संभावना भी है। और हम लोग नाव पे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं परिवार के साथ। कितने लोग परिवार में? हम लोग करीब 5 आदमी यहाँ पर। हाँ, बाजार से मार्केट से ले आते हैं अपना राशन पानी में, नाव पे बना खा लेते हैं। हालांकि बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए एक और जहां प्रशासन मुस्तैद है और राहत और बचाव कार्य में जुटा है, वहीं कई लोग मुफ्त में लोगों को बाढ़ के पानी से निकालने के काम में जुटे दिखे। हम लोग तो अभी नाव लेके निःशुल्क सब लोगों की सहायता कर रहे हैं जो बाढ़ में पीड़ित लोग फंसे हुए हैं। किसी का घर का सामान डूब रहा है, और बच्चे लोग हैं, सब छोटे से बड़े लोग सबको बाहर कर रहे हैं। ये इस बार तो हमने देखा 2013 में जो बाढ़ देखा था,
इस बार तो लग रहा है उसका भी रिकॉर्ड टूटेगा। इस बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों के 12वीं तक के सभी स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन इन तस्वीरों से लगता नहीं है कि प्रयागराज के लोगों को इस भयंकर बाढ़ से फिलहाल निजात मिलेगी। प्रयागराज और वाराणसी में तबाही मचाने के लिए गंगा आगे बढ़ी और यूपी के बाद बिहार में भी अपना रौद्र रूप दिखाने में जुट गई है। वहां राजधानी पटना समेत कई जिलों में गंगा के जलस्तर में भारी इजाफा हुआ है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आप जो देख रहे हैं ये दीघा का दृश्य है। गंगा काफी उफान पे है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लो लाइंग एरियाज हैं, नीचे के इलाके हैं, उनमें पानी घुसना शुरू हो गया है। गंगा का पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस वजह से कई ऐसे जिले हैं जिसमें हाई अलर्ट घोषित किया गया है। दरअसल गंगा और गंगा में जो सहायक नदियां मिलती हैं, उनके तमाम नदियों के कैचमेंट एरिया में जबरदस्त बारिश देखने को मिला और इसी बारिश की वजह से गंगा के पानी में इस तरीके का उफान देखने को मिला है। इसरो के मिशन चंद्रयान 2 के तहत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में नाकाम रहे लैंडर विक्रम से संपर्क की उम्मीद जहां लगभग खत्म होती नजर आ रही है, ऐसे में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक नई उम्मीद जगा दी है। खबरों के मुताबिक नासा ने अपने चंद्रमा ऑर्बिटर के जरिए चांद के उस हिस्से की तस्वीरें ली हैं जहां विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की थी। नासा के एक साइंटिस्ट के हवाले से कहा गया है कि नासा के लूनर ऑर्बिटर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास से गुजरने के दौरान कई तस्वीरें ली हैं और अब उन तस्वीरों का विश्लेषण किया जा रहा है। नासा की टीम इन नई तस्वीरों की पहले की ली गई तस्वीरों से तुलना कर ये देखेगी कि क्या लैंडर नजर आ रहा है। जिस वक्त तस्वीरें ली गई उस वक्त चंद्रमा पर शाम का समय था, जिसका अर्थ यह है कि इलाके का ज्यादातर हिस्सा तस्वीरों में कैद हुआ होगा। 7 सितंबर को चंद्रयान 2 मिशन के तहत विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था और उसका इसरो से संपर्क टूट गया था। अगले 2 दिन अगर विक्रम लैंडर से संपर्क नहीं होता है तो सभी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि चांद पर रातें काफी ठंडी होने की वजह से वहां तापमान -200 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि लैंडर विक्रम में लगे उपकरण इतने कम तापमान को सहने की क्षमता नहीं रखते और वो इस तापमान में काम करना बंद कर देंगे। मुजफ्फरनगर में 7 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में 7 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी युवक को स्पेशल कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। उत्तराखंड में 2 बच्चों से ज्यादा होने पर चुनाव न लड़ने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने PIL दायर की थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर चल रहे सेवा सप्ताह के मौके पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने भल्ला इंटर कॉलेज में छात्रों और शिक्षकों को सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार की शपथ दिलाई। हम देवभूमि उत्तराखंड को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने में अपना सहयोग देंगे। हम मध्य प्रदेश के मुरैना में बाढ़ पीड़ितों और पशुओं की देखरेख के लिए बना 27 लोगों का दल जिले के कई गांव और शिविरों में पहुंचा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में परिवार से बेघर हुए 74 साल के एक बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मांगने पहुंचे, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कलेक्टर साहब नहीं मिले। यूपी के कन्नौज में एक महिला ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के बाद जब वो बेहोशी की हालत में थी, उस वक्त उसका पति नवजात बच्चे को उठाकर ले गया। यूपी के वाराणसी में 80 घाट पर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर बनाया गया, जहां राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए उनके खाने और रहने का इंतजाम किया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बारिश की वजह से एक पुल के बीच का हिस्सा गिर गया, जिससे जयजयपुर गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई। यूपी के बुलंदशहर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक बीड़ी व्यापारी के मुनीम से 30,000 रुपए लूट लिए और उसे गोली मारकर फरार हो गए। यूपी के वाराणसी में सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर चल रहे कार्यक्रम के दौरान 16 साल के छात्र आयुष चतुर्वेदी का गांधी जी पर दिया गया भाषण सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हैरी पॉटर और चेतन भगत को दिन रात गोल दोपहरी एक करके पढ़ने वाली युवा पीढ़ी अगर गांधी जी को तबीयत से पढ़ दी होती तो आज पीढ़ियों का सबक शायद कुछ और होता। दिल्ली NCR में आज दफ्तर और काम पर निकले लोग सड़कों पर परेशान नजर आए। सड़कों से गाड़ियां नदारद थी, लिहाजा उन्हें या तो पैदल सफर करना पड़ा या फिर ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। बढ़े हुए चालान और कई दूसरे मुद्दों पर देश भर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का असर राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में साफ देखा गया।
क्योंकि ज्यादातर ऑटो रिक्शा वालों ने इसमें हिस्सा लिया और जो अपनी मर्जी से हड़ताल को तैयार नहीं हुए उन्हें जबरदस्ती रोक दिया गया। नोएडा में सवारियों को लेकर जा रहे सभी ऑटो रिक्शा को रोका गया, उनमें से सवारियों को उतार दिया गया। कामकाज पर जा रहे लोगों के पास कोई चारा नहीं था, लिहाजा ज्यादातर लोगों ने पैदल ही सफर तय किया। सड़कों पर ऑटो रिक्शा वालों ने अपनी यूनिटी और सरकार के कानून के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। अब जुर्माना इतना भारी भरकम कर दिया है, फिटनेस का 10,000, इंश्योरेंस का 10,000, पॉल्यूशन का 10,000, यानी एक ही बार में 50,000 का चालान है। 50,000 से लेकर 1-1.5 लाख तक का चालान है। कुछ ऐसा ही नजारा गाजियाबाद में भी दिखा, जहां ऑटो रिक्शा में बैठे कुछ लोगों को जबरन नीचे उतार दिया गया। हाथ में डंडे लेकर कुछ लोग मुस्तैद दिखे। जरूरत पड़ी तो सवारी लेकर जा रही गाड़ियों का पीछा करके उन्हें रोका गया और इस तरह सुनिश्चित किया गया कि ट्रैफिक नियमों के खिलाफ बुलाई गई यह हड़ताल कामयाब साबित हो। हालांकि आम लोग परेशान थे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कुछ लोग तो सामान ढोने वाली गाड़ी में चढ़ गए, लेकिन ऐसी तरकीबें भी काम नहीं आई और ज्यादातर लोगों को हाथों में सामान लेकर सड़कों पर पसीना बहाना पड़ा। जिनकी हैसियत ओला और उबर गाड़ियों से चलने की है, उनके लिए भी राहत नहीं थी। एक तो ओला और उबर ने मौका देखते हुए अपना रेट बढ़ा दिए, लेकिन सड़क पर ऐसी गाड़ियों को भी हड़ताल कर रहे ड्राइवरों की नाराजगी झेलनी पड़ी। दिल्ली के मयूर विहार में भीड़ ने ऐसी टैक्सियों को रोक लिया, कुछ के कांच तोड़ दिए गए और दूसरों को धमकाया गया। एयरपोर्ट जाने वाली टैक्सियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और बाहर से दिल्ली एनसीआर में आने वाले लोगों को भी मुसीबत उठानी पड़ी। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा बुलाए गए हड़ताल में करीब 50 यूनियन शामिल हुई। और इसकी वजह से सड़कों पर चक्का जाम हो गया। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर टैक्सी और ऑटो वालों ने काम बंद रखा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि मुद्दे कई और भी हैं, लेकिन आमतौर पर नाराजगी बढ़े हुए चालान से है। एक ऑटो चालक है हमारे यहाँ जिसका 34,000 रुपए का चालान हुआ, वो अपने बीवी बच्चों के जेवर बेच के वो 34,000 रुपए कोर्ट में भर के आया। आप ये बताइए कि इतना मोटा मोटा जुर्माना हो रहा है, ये ड्राइवर कहाँ से भरेगा? घर से अपनी मंजिल की ओर निकले लोगों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन निजी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल उनके लिए मुसीबत बन गई। हमने एक दिन का चक्का जाम किया है। अगर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की नजरें हमारी तरफ नहीं घूमती हैं, तो आने वाले समय में पूरा अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिर अपना सामान खुद ढोते हुए बाहर निकले, लेकिन वहां भी गाड़ियां नहीं थी। लिहाजा उन्हें या तो इंतजार करना पड़ा या फिर ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिरों को ऐसी ही मुसीबत उठानी पड़ी। इस हड़ताल का एक असर ये भी हुआ कि दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में ज्यादातर स्कूल बंद रहे। बच्चों ने बेवजह की छुट्टी मनाई तो सब्जी मंडियों में सब्जियों के दाम बढ़ गए। प्याज पहले से आंसू रुला रहा है, लेकिन जब मंडियों में गाड़ियां नहीं पहुंची तो प्याज के भाव और बढ़ गए। निजी ट्रांसपोर्टर्स मोटर वाहन कानून से बड़े जुर्माने और बढ़ी बीमा राशि से नाराज हैं। इसके अलावा RFID टैग की अनिवार्यता से भी परेशान है। इसीलिए दिल्ली एनसीआर में करीब 25,000 ट्रक, 35,000 ऑटो, 50,000 के करीब टैक्सी और कैब के साथ स्कूल बसें और स्कूल कैब भी हड़ताल में शामिल हुए। ऐसे में लाजमी था कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर सन्नाटा नजर आए। बेशक आमतौर पर खाली नजर आने वाली सरकारी बसों ने इस मौके पर साथ दिया। भीड़ देखकर यूपी रोडवेज की बसों के कर्मचारियों का दिल बाग बाग हो गया, लेकिन इससे लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। सड़कों पर ज्यादातर लोग सामान के साथ पैदल ही सफर तय करने को मजबूर हुए। मध्य प्रदेश में नेताओं और अफसरों की सीडी बनाकर ब्लैकमेल करने वाली महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद सियासी गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस हाई प्रोफाइल गिरोह का सियासी कनेक्शन रहा है। इस मामले में इंदौर और भोपाल से 5 महिलाओं समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और पुलिस के साथ मिलकर ATS भी इस मामले की जांच में जुटी है। इंदौर में नगर निगम के एक इंजीनियर ने ब्लैकमेलिंग करके 3 करोड़ रुपए मांगे जाने की शिकायत दी थी। इसके बाद पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया, लेकिन पूछताछ के बाद इस पूरे गिरोह की जानकारी मिली और फिर भोपाल में ATS ने 3 महिलाओं को पॉश इलाकों से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद हनी ट्रैप के इस मामले से हड़कंप मच गया, क्योंकि आरोप है कि ये गैंग कारोबारियों और अधिकारियों के साथ नेताओं को ब्लैकमेल करता था। लेकिन बवाल तब और बढ़ गया जब हनी ट्रैप के इस गैंग के सियासी कनेक्शन की बात सामने आई। इस गिरोह की सरगना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। जो सच है वो सामने आएगा, उसमें चिंता की क्या बात। अगर कहीं कोई गलत है तो उसको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, और कहीं कोई गलत नहीं है, उसमें कोई राजनीतिक बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष उस समय सामने रखेगी।
गिरफ्तार की गई सभी महिलाओं से इंदौर में पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद कई और नाम सामने आ सकते हैं। इस बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि कसूरवार चाहे जो भी हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है और जो भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। कानून को अपना काम करना चाहिए और निष्पक्षता के साथ करना चाहिए। हनी ट्रैप गैंग की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 18,000 लीटर पेट्रोल डीजल ले जा रहा एक टैंकर पलट गया। ये टैंकर भोपाल से छिंदवाड़ा की ओर जा रहा था। टैंकर पलटने की खबर मिलते ही गांव वाले यहां पेट्रोल डीजल लेने के लिए बाल्टी और बोतल लेकर पहुंच गए और मनमाने तरीके से पेट्रोल डीजल बोतलों और बाल्टियों में भरकर घर ले जाने लगे। जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। कोई बड़ा हादसा न हो जाए, इसके चलते ग्रामीणों को लाठियां मारकर यहां से भगाया गया। इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी है। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई और टैंकर पर पानी डाला गया। डीजल ले गया। भगवा पर बयान देने वाले दिग्विजय सिंह का लगातार विरोध जारी है और चर्चा तो ये भी है कि खुद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही उनके खिलाफ भोपाल में पोस्टर लगा दिए हैं। वहीं यूपी के शामली में हिंदू जागरण मंच ने दिग्विजय सिंह का पुतला फूंका है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह का पुतला फूंका और उनके खिलाफ शहर में प्रदर्शन किया। दिग्विजय सिंह ने भगवा पहनकर गलत काम करने वालों पर हमला बोला था, लेकिन इसके बाद बीजेपी और आरएसएस के साथ हिंदू संस्थाओं ने उन पर भगवा को बदनाम करने का आरोप लगाया और उन पर पलटवार शुरू कर दिया। दिग्विजय सिंह नाम का आदमी है कोई कांग्रेस में, बदतमीजी की संपदा तो सभी सुना, देखते हैं सुने, उसके स्टेटमेंट भी कुछ ऐसे रहे। हमें तो ऐसा लग रहा था संतुलन खराब हो गया। सही अपने बारे में देखता नहीं, दूसरे के बारे में करने चल रहे हैं वो। लेकिन चर्चा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी भगवा पर दिए बयान के बाद दिग्विजय सिंह का विरोध शुरू हो गया है। भोपाल में रात के अंधेरे में पोस्टर लगाए गए जिन पर दिग्विजय सिंह के मंदिर प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गई। दिलचस्प बात यह है कि पोस्टर पर उसे लगाने वाले संगठन का नाम नहीं लिखा गया, बल्कि हिंदू समाज लिखा गया। लेकिन इस विरोध से बेफिक्र दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर एक बार फिर ट्वीट किया। उन्होंने भगवा चोले में बलात्कारी नाम से एक आर्टिकल शेयर किया, जिसमें उन्होंने पिछले 5 साल के मामलों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा शामिल रहे हैं। यानी दिग्विजय सिंह खुद इस विवाद को तूल देना चाहते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी उनकी बहाने कांग्रेस को ही लपेटने में जुटी है। दिग्विजय सिंह के भगवा वाले बयान पर सियासत फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने मध्य प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी पर राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने किसानों के कर्ज माफी पर राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। आपने कहा है राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, जो कर्ज माफी का वादा उन्होंने किया था वो पूरा नहीं हो पाया। भाई बिल्कुल मांगना चाहिए। कर्ज माफी का वायदा अभी पूरा हम नहीं कर पाए हैं, 10 महीने 8 महीने हो गए, आगे भी शायद कब तक करेंगे, होगा जरूर पूरा, लेकिन समय लग रहा है। तो कितना समय लगेगा ये स्पष्ट करें। और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में गांव का सरपंच हाईवे पर पुलिसकर्मी की बुलेट पर बिना हेलमेट के स्टंट करता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी के शामली में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने हिंदू संत महात्माओं के विरुद्ध अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के विरोध में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पुतला फूंका। पंजाब के पठानकोट में स्वच्छता अभियान के तहत जम्मू से चले एनसीसी के बच्चे साइकिल रैली पर अब पठानकोट पहुंच गए, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने एक बड़े शातिर गैंग के 8 लोगों को पकड़ा और उनके पास से 5 ट्रैक्टर, 3 कारें और 2 ट्रक भी बरामद किए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सब्जियों की कीमत में उछाल आने के बाद प्याज 60 रुपए और आलू 25 से 35 रुपए किलो बिक रहा है। दिल्ली में कांग्रेस नेता अजय कुमार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। यूपी के शाहजहांपुर में रेप के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। हाई ब्लड प्रेशर और लो शुगर के चलते स्वामी चिन्मयानंद की तबीयत बिगड़ गई थी।
यूपी के अमरोहा में एक युवक की मौत के बाद मृतक के परिवार वालों और स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे 24 को जाम कर प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में मौजूद HAL यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है जिसे 3 साल पहले ही वायुसेना में शामिल किया गया था। लेकिन इससे पहले राजनाथ सिंह लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बनने के लिए HAL पहुंचे, जहां वो जी सूट पहने हुए दिखाई दिए। इस दौरान उनके साथ वायुसेना से जुड़े अधिकारी भी मौजूद थे, जिनके साथ वो तेजस विमान के पास पहुंचे। इसके बाद वो सीढ़ियों के जरिए लड़ाकू विमान में चढ़ते हैं और पायलट की पीछे वाली सीट पर पहुंचकर वहां खड़े लोगों का अभिवादन करते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। इस दौरान आगे वाली सीट यानी पायलट सीट पर एयर वाइस मार्शल N तिवारी मौजूद थे। थोड़ी ही देर बाद राजनाथ सिंह और पायलट उड़ान के लिए जरूरी सुरक्षा उपकरण लगाकर तैयार हो गए। इस दौरान सफेद रंग का हेलमेट और एविएटर चश्मा पहने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लड़ाकू विमान के पायलट लग रहे थे। वैसे तो तेजस 1 सीटर विमान है, लेकिन राजनाथ सिंह 2 सीटर वाले तेजस विमान में बैठे थे। इसके बाद तेजस के ऊपर का दरवाजा बंद हुआ, यानी अब तेजस उड़ान के लिए तैयार था। राजनाथ ने भी हाथ हिलाकर इसी बात का इशारा किया और तेजस रनवे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसके बाद ये फर्राटा भरते हुए पलक झपकते ही आसमान में पहुंच गया और गुलाटियां मारते हुए करतब दिखाने लगा। क्योंकि जंग के मैदान में हथियार गिराने की अचूक क्षमता हो या दुश्मन की मिसाइल से निपटने की कलाबाजियां, भारत के स्वदेशी और हल्के लड़ाकू विमान तेजस को सभी में महारत हासिल है। इसी तरह करीब 30 मिनट तक हवा में उड़ने के बाद तेजस वापस लौट आया, जिसके साथ ही दुश्मन के छक्के छुड़ाने की ताकत रखने वाले भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने वाले राजनाथ सिंह पहले रक्षा मंत्री बन गए। विमान से बाहर निकलने के बाद राजनाथ सिंह ने इस विमान में सफर का अनुभव साझा किया और इस सफर को रोमांचक बताया। Flying was very smooth and very comfortable for me, and I was enjoying. और मैं ये कहना चाहूंगा कुछ उसके करतब भी मैंने ऊपर देखे। आज तेजस की डिमांड दुनिया के दूसरे देशों से भी हो रही है और मैं समझता हूं कि हम लोग अब इस स्थिति में भी पहुंच गए हैं कि दुनिया को भी हम फाइटर प्लेन्स और बहुत सारे आर्म्स और एम्युनिशंस भी अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने उड़ान के लिए तेजस को ही क्यों चुना, तो उन्होंने इसकी वजह तेजस का स्वदेशी होना बताया। ये हमारा स्वदेशी था, इंडिजिनस था। इस कारण जो है मैंने यह क्यूरियोसिटी थी हमारी कि मैं एक बार तेजस में बैठूं और मैं ये अनुभव करूं कि वास्तव में तेजस की फ्लाइंग कैसी होती है और किन परिस्थितियों में हमारे जो पायलट्स होते हैं उनको इस प्रकार के फाइटर प्लेन्स को फ्लाई करना पड़ता है। राजनाथ सिंह को बैठाकर उड़ान भरने वाले एयर वाइस मार्शल N तिवारी ने भी अपना अनुभव साझा किया और रक्षा मंत्री के साथ इस हवाई सफर को यादगार करार दिया। A great experience for me, and not only a great experience, but it was an honor to fly our own defense minister on our own indigenous aircraft. दरअसल भारत का तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो अपनी कैटेगरी में पाकिस्तान और चीन के लड़ाकू विमानों पर भारी पड़ रहा है। दरअसल वायुसेना तेजस विमानों की एक खेप पहले ही अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। तेजस को DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डिजाइन किया है। इस एयरक्राफ्ट की कल्पना 1983 में की गई थी। हालांकि प्रोजेक्ट 10 साल बाद 1993 में सैंक्शन हुआ था। तेजस न सिर्फ लगातार हमला करने में सक्षम है, बल्कि ये सही निशाने पर हथियार गिराने की भी अचूक क्षमता रखता है। तेजस हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों मोड में अच्छा काम कर सकता है। वैसे तो तेजस भारतीय विमान ही है, लेकिन इसमें थोड़ी मदद विदेशियों से भी ली गई। जैसे इसका इंजन अमेरिकी है, रडार और हथियार इजरायली हैं और कई अन्य पुर्जे भी विदेश से लाए गए। तेजस को हल्का विमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ढांचा कार्बन फाइबर से बना हुआ है। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि किसी धातु से बनने वाले विमानों की तुलना में ये काफी हल्का होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हल्का होने के बावजूद भी ये दूसरे विमानों की तुलना में ज्यादा मजबूत है। तेजस को पाकिस्तान और चीन के बनाए गए लड़ाकू विमान JF-17 थंडर की टक्कर का माना जाता है। तेजस जहां एक बार में 2300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, वहीं थंडर 2307 किलोमीटर उड़ सकता है। तेजस में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है, जबकि थंडर में ये खूबी नहीं है। तेजस को उड़ान भरने के लिए आधे किलोमीटर से भी कम रनवे की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब यह है कि यह विमान युद्ध पोत पर भी उतर सकता है। रखरखाव और तैयारी के लिहाज से तेजस काफी सस्ता और उपयोगी है। इस मामले में यह सुखोई 30 से भी कहीं बेहतर है। पंजाब के गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर का जायजा लेने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे, जहां अमरिंदर सिंह ने कॉरिडोर के निर्माण कार्यों को देखा और कॉरिडोर के काम को लेकर इंजीनियरों से बात भी की। अमरिंदर सिंह ने उम्मीद जताई कि करतारपुर कॉरिडोर का काम जल्द से जल्द पूरा होगा।
वहीं सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर आने वाले लोगों पर लगाए गए टैक्स की तुलना जजिया टैक्स से करते हुए कहा कि ये वैसा ही टैक्स है जैसा पहले के समय में मुस्लिम देशों में गैर मुस्लिम लोगों से वसूला जाता था। साथ ही पाकिस्तान प्रशासन से इस टैक्स की तत्काल वापसी की मांग भी की। $20 के साढ़े पुराने नहीं है जो उन्होंने पहला भी लगे सी हिंदुस्तान और अकबर ने हटाया सी जजिया टैक्स जजिया लगे वी डोंट एग्री विद दिस। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਊ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। वहां एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बाबुल सुप्रियो के खिलाफ वापस जाओ के नारे लगाए गए। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री और आसनसोल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो के साथ जादवपुर विश्वविद्यालय में धक्का मुक्की और बदसलूकी भी की गई। दरअसल बाबुल सुप्रियो जादवपुर विश्वविद्यालय में एबीवीपी के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचे, छात्रों के गुट ने उनके और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। बीजेपी पे अल्लाह बोल, आरएसएस पे अल्लाह बोल, अरे बोल रे भैया अल्लाह बोल, अरे बोल रे बहना अल्लाह बोल, अरे बोल बिचार पे अल्लाह बोल, अरे बोल रे भैया अल्लाह बोल, इस आरएसएस पे अल्लाह बोल, इस बीजेपी पे अल्लाह बोल। इससे पहले कि बाबुल सुप्रियो यूनिवर्सिटी के अंदर जाते, उनके खिलाफ गो बैक के नारे लगाते हुए कुछ छात्र उनके साथ धक्का मुक्की करने पर उतर आए। जादवपुर विश्वविद्यालय में एबीवीपी की ओर से स्वाधीनता के बाद भारत में शासन व्यवस्था विषय पर एक सेमिनार था, जिसमें बाबुल सुप्रियो बतौर अतिथि बुलाए गए थे। आरोप है कि एनआरसी का विरोध करने वाले और ममता समर्थक कुछ छात्रों ने उनका विरोध किया। इस बीच धक्का मुक्की की घटना के बाद बाबुल सुप्रियो ने एक ट्वीट किया और लिखा, ये कुछ भी कर लें, मुझे उकसा नहीं पाएंगे। लोकतंत्र को जीवंत रखने में विपक्ष की भूमिका सत्ताधारी दल की तरह ही काफी अहम है। मतभेदों को धैर्यपूर्वक सुनना भी आवश्यक है। इस तरह का व्यवहार अनुचित और निंदनीय है। इस बीच जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई इस धक्का मुक्की की घटना पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। और इस बीच देर शाम तक केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में विरोध जारी रहा। वहीं इस बीच यूनिवर्सिटी पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का भी विरोध किया गया। यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गेट पर ताला जड़ दिया और यूनिवर्सिटी में लॉकडाउन के हालात हो गए। सूत्रों ने बताया है कि घटना के बारे में पता चलने पर विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास ने प्रदर्शनकारी छात्रों से कारण जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी के गेट से हटने से इनकार कर दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि बाबुल सुप्रियो का गिरफ्तार किया जाना एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने घटना के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को तुरंत कदम उठाने को कहा। पंजाब के फाजिल्का में शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह में एजुकेशन सेक्रेटरी कृष्ण कुमार पहुंचे थे, जहां बेरोजगार टेस्ट पास शिक्षकों ने एजुकेशन सेक्रेटरी को काला झंडा दिखाया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने विरोध कर रहे शिक्षकों के साथ धक्का मुक्की कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बेरोजगार शिक्षकों के न मानने पर उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई शिक्षकों को काफी चोट आई। राहुल गांधी के किसानों से माफी मांगने वाले कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह के बयान को मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का समर्थन मिला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के राहुल गांधी के माफी मांगने के बयान को सही ठहराते हुए कर्ज माफी पर कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। न किसानों का कर्जा माफ किया, न युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया, न बिजली के बिल हाफ हुए। उत्तराखंड के चमोली में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने बद्रीनाथ के दर्शन कर देश की खुशहाली की कामना की। छत्तीसगढ़ के धमतरी में स्कॉलरशिप न मिलने पर एबीवीपी के नेतृत्व में कॉलेज के छात्रों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठी भी चलाई। यूपी के बागपत में अवैध देसी तमंचे से एक युवक के फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इस वीडियो को युवक के दोस्तों ने बनाया है।
आईएनएक्स मीडिया केस में कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। चिदम्बरम को अब 14 दिन और तिहाड़ जेल में काटने होंगे। भारत रत्न और सिंगर लता मंगेशकर ने ट्वीट कर कहा है कि वीर सावरकर और उनके परिवार के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। लता ने बताया कि सावरकर ने उनके पिताजी की नाटक कंपनी के लिए एक नाटक लिखा था। भारत के भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की हिरासत ब्रिटेन की एक अदालत ने 17 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। गुरुवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 470 अंक की गिरावट के साथ 36,093 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 136 पॉइंट गिरकर 10,705 पर बंद हुआ। पाकिस्तानी सिंगर और एक्टर अली जफर पर पाकिस्तानी सिंगर मीशा शफी ने यौन शोषण के आरोप में 2 अरब रुपए का मुकदमा ठोका है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बाधाओं को दूर करने के लिए एक सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया। इस दौरान हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ कर संतों ने अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई डेडलाइन का स्वागत किया। इस दौरान वहां पहुंचे संतों ने दावा किया कि हनुमान जी की कृपा के बिना राम मंदिर का निर्माण संभव नहीं है, इसीलिए राम मंदिर निर्माण के लिए ये चालीसा पढ़ी जानी जरूरी है। दरअसल अयोध्या केस की 26वें दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सभी पक्षकारों से कहा था कि वो 18 अक्टूबर तक अपनी दलीलें समाप्त करें ताकि वो फैसला लिख सके। यह समय अनुकूल आ गया है। अब उधर सुप्रीम कोर्ट की भी जो है तो ये डेट डिसाइड हो गया कि 18 अक्टूबर तक जो है सारी बात पूरी हो जानी चाहिए। 17 नवंबर तक जो है फैसला जो है आ जाएगा। ये बड़ी खुशी की बात है। अब आप सब लोगों का आभार जताते हुए मैं चाहता हूं कि राम काज के लिए हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। आज हजारों धर्माचार्य मिलकर के हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और यह हनुमान चालीसा एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। आज हजारों संत धर्माचार्य एक मंच पर बैठ करके जब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हनुमान जी इस कार्य में गति देंगे, विघ्न बाधा दूर करेंगे और राम मंदिर का निर्माण निश्चित रूप से बहुत शीघ्र होगा। यही वजह है कि साधु संत इस धर्म संसद में खास से प्रसन्न दिखाई दिए, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि फैसला राम मंदिर बनाए जाने के पक्ष में आएगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के सामने अयोध्या मामले की 27वें दिन सुनवाई हुई। हालांकि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की तबीयत खराब होने के कारण लंच के बाद सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन इससे पहले मुस्लिम पक्षकार के वकील राजीव धवन ने कहा कि 1949 के बाद ही तमाम गवाह सामने आए, लेकिन किसी गवाह के बयान से जाहिर नहीं होता कि रेलिंग के पास लोग पूजा के लिए क्यों जाते थे। दरअसल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल किया था कि राम चबूतरा के पास बने रेलिंग के पास लोग पूजा के लिए क्यों जाते थे, जिससे जवाब में राजीव धवन ने दलील दी कि गवाह के बयान है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय के लोग प्रेयर किया करते थे। औरंगजेब के समय से ही दोनों समुदाय के लोग वहां प्रार्थना के लिए जाते थे। हिंदू पक्ष के गवाह के बयान से साफ है कि बीच वाले गुंबद के नीचे कोई मूर्ति नहीं थी, वहां कोई पूजा नहीं होती थी। मूर्ति वहां 1949 में रखी गई। इस पर जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि एक गवाह राम सूरत तिवारी का बयान भी है। उसके बयान में कहा गया है कि जब वो 12 साल के थे तो अपने पिता के साथ अयोध्या जाते रहे। 1935 से वो अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा के लिए जाते थे। उसने बयान दिया था कि वहां पर पूजा होती थी। ऐसे में तर्क देना ठीक नहीं होगा कि बीच वाले गुंबद में हिंदुओं की ओर से पूजा किए जाने के सबूत नहीं है। आप साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ऐसे साक्ष्यों को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। अगर हिंदू पक्षकार ने उस बयान को रेफर नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट सवाल नहीं पूछ सकता। ये हाईकोर्ट के जजमेंट का पार्ट है, इसीलिए सवाल है, जिस पर राजीव धवन ने दलील दी कि इस तरह के बयान विश्वास के योग्य नहीं हो सकते। हालांकि जस्टिस भूषण ने कहा कि गवाह के बयान को कैसे देखा जाए ये आप कोर्ट पर छोड़ दीजिए, जिस पर राजीव धवन ने कहा कि मुझे माय लॉर्ड का अंदाजे बयान थोड़ा सख्त लगा। जिस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत इसलिए सवाल पूछती है ताकि चीजों में स्पष्टता रहे, हम आपको बेहतर तरीके से समझें, इसलिए भी सवाल होता है। राजीव धवन ने कहा कि मैं माफी चाहता हूं, वहां राम चबूतरे का जिक्र है और वहीं लोग पूजा करते थे। 1980 के बाद जन्मभूमि का सिद्धांत सामने आया है। राम जन्मभूमि और जन्मस्थान का उसके बाद ही कॉन्सेप्ट है। 1885 में तमाम कार्रवाई राम चबूतरा के लिए हुई थी। उस वक्त भगवान राम का जन्मस्थान वहीं बताया गया था।
मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे के स्थान का जिक्र नहीं था। ऐसे सबूत नहीं है कि लोग रेलिंग के पास पूजा के लिए जाते थे या फिर बीच वाले गुंबद के नीचे पूजा के लिए जाते थे। पूजा सिर्फ बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर होती थी और उसी को राम जन्मस्थान बताया गया है। 1989 में नेक्स्ट फ्रेंड सामने आए हैं। ऐसे में कोर्ट को उनके होने पर सवाल करना चाहिए। मंत्री मोदी से मिलने के बाद ममता बनर्जी ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ममता बनर्जी और अमित शाह की मुलाकात गृह मंत्रालय में हुई। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात संवैधानिक बाध्यता है। इससे पहले पीएम से मुलाकात के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को कोलकाता आने का निमंत्रण दिया था। अमित शाह से बातचीत में ममता बनर्जी ने एनआरसी का मुद्दा उठाया। ममता बनर्जी के मुताबिक गृह मंत्री ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और एनआरसी पर उनकी बातों पर गौर करने का भरोसा दिया। राष्ट्र नासिक में पीएम मोदी ने राम मंदिर पर टिप्पणी करने वालों को फटकार लगाई। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, सब पक्ष अपनी बात रख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट लगातार समय निकाल करके बातों को सुन रही हो, तो मैं हैरान हूं ये बयान बहादुर कहां से टपक गए। क्यों पूरे मामले में अड़ंगे डाल रहे हैं? हमारा सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। हमारा बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उस पर भरोसा होना चाहिए। क्यों पूरे मामले में अड़ंगे डाल रहे हैं? हमारा सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। हमारा बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उस पर भरोसा होना चाहिए।